सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर भी करो। चंदन जलती हुई आंख को घूरते हुए अपने अतीत की किसी याद में खोया हुआ था। जसपाल ने उसे आवाज देकर कहा, ओए वीरे, चल स्टार्ट कर कोई अच्छी सी भूतिया कहानी। गाइस, वैसे तो मेरे पास कोई भूतिया कहानी नहीं है, मगर मेरे पास कुछ साल पहले की एक सच्ची घटना जरूर है, जिसे मैं सोचता हूं तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। हाँ, फिर तो वही सुना। मेरी पैदाइश झारखंड की है, मगर मेरा बचपन मम्मी पापा के साथ पश्चिम बंगाल में गुजरा है। झारखंड यानी मेरे गांव, हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, मगर इस बार हम साल के बीच में ही जा रहे थे। वजह थी दादाजी की असमय मृत्यु। मम्मी पापा सहित वहां मौजूद सभी लोग रो रहे थे, मगर मैं बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ हैरानी से दादाजी को घूरते हुए सोच रहा था, ये दादाजी का चेहरा इतना कमजोर और काला कैसे पड़ गया है। पिछली बार मैंने जब देखा था तो दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी पापा ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया तो वो मुझसे धीमी आवाज में बोले, चुपचाप बगैर कोई सवाल किए मेरे पीछे आओ। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। उनके हाथ में एक पुरानी माला और दादाजी के कमरे की चाबी थी। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे, मगर पापा ने मुझे चुप रहने को कहा था। कुछ ही देर में हम घर के पीछे बनी उस पुरानी जर्जर झोपड़ी के सामने खड़े थे, जिसमें दादाजी रहा करते थे। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम इतने सालों से गांव आ रहे थे, मगर दादाजी के उस कमरे में जाने की इजाजत हमें नहीं थी। न जाने ऐसा क्या था उस कमरे में। मैं ये सब सोच रहा था कि तभी पापा ने दरवाजे पर लगे पुराने ताले को खोला, अपने गले में वही पुरानी माला डाली और मुझे वही रुकने का इशारा करके अंदर चले गए। मेरे मन में कई सारे सवाल थे, इसलिए मैं बाहर से ही उस कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे जमीन पर बनी एक दरार दिखाई दी, जिसके आसपास कुछ हड्डियां और अजीब सी चीजें बिखरी थीं। कुछ ही देर में पापा झोपड़ी से बाहर आए। उसके हाथ में कुछ जमीन के कागजात थे, जिन्हें मुझे देकर ताले को फिर से वैसे ही लगाया और मेरे साथ वापस आ गए। हम जैसे ही घर दोबारा पहुंचे, मम्मी ने पापा से कहा, सुनिए जी, चंदन की बुआ का फोन आया था। वो ट्रेन में है, उन्हें आते हुए देरी हो जाएगी। उन्हें भी बाबूजी का अंतिम दर्शन करना है, इसलिए वो बोल रही थी कि जब तक वो आ न जाए अंतिम संस्कार रोक कर रखे। तुम जानती हो ना सुशीला, बाबूजी की मिट्टी ज्यादा देर घर पर रखना कितना खतरनाक है। इतना बोलते हुए मैंने पापा के चेहरे पर एक अजीब सा डर देखा। उधर मम्मी कुछ बोल पाती तब तक पापा की बातें सुनकर पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है यजमान, यदि वो कमरा पूरी तरह से बंद है तो हम आज रात तक इंतजार कर सकते हैं।
बस मृत शरीर सड़ने न लगे इसके लिए बर्फ की व्यवस्था कर दीजिए। बर्फ मंगवाकर दादाजी के मृत शरीर को उस पर रख दिया गया था। बाकी संस्कार हो चुके थे। हमें बस बुआ जी के आने का इंतजार था, जिन्हें शायद आते आते रात हो सकती थी। मैं लगभग साल भर बाद आया था, तो मौका पाकर मैं घर के पीछे टहलने चला गया, जहां टहलते हुए मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। जैसे मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार की रस्म वैसी क्यों नहीं हो रही थी जैसी और लोगों के मरने पर होती थी, या फिर दादाजी की लाश ज्यादा देर रखने से आखिर क्या होता। तभी मेरी नजर दादाजी की झोपड़ी पर गई। मैंने सोचा, आखिर उस झोपड़ी में ऐसा क्या है कि पापा मुझे बाहर अकेला छोड़कर खुद गए थे। एक बार तो मुझे देखना ही चाहिए कि उसमें आखिर ऐसा क्या है। मैं वहां गया। दरवाजे पर तो ताला था, इसलिए मैंने पीछे बनी एक खिड़की को जाकर धक्का दिया। वो खुल गई। मैं अंदर झांकने लगा। झोपड़ी में कुछ खास सामान नहीं थे, बस तंत्र मंत्र से संबंधित चित्र दीवार पर बने थे। एक पुराना बक्सा था और दादाजी की खाट के बिल्कुल करीब वही जमीन में बनी दरार। मैं ये सब देखकर कुछ समझ पाता तभी मुझे पापा के बुलाने की आवाज सुनाई दी। चंदन, ओ चंदन! मैं वहां से भागकर सीधा घर पहुंचा, मगर जल्दबाजी में मैंने वो खिड़की वैसे ही खुली छोड़ दी थी। कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं, बस यहीं पास में टहल रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हारे दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, कहीं भी मत जाओ। समझ गए? मैंने हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर चला गया। आधी रात हो चुकी थी। लगभग सभी जा चुके थे। दादाजी का मृत शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मंत्र क्रिया से बांधकर घर के बिल्कुल सामने रखा था, जहां गाय के गोबर से बना उपला सुलग रहा था। मैं और पापा कुछ ही दूरी पर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। पापा थकान की वजह से गहरी नींद में थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार पलटकर दादाजी के मृत शरीर की तरफ देख रहा था। लगभग आधी रात के वक्त जब मुझे हल्की नींद आई, तभी मुझे किसी चीज के खरखराने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा और जैसे ही दादाजी के मृत शरीर की तरफ देखा, मेरे पूरे शरीर में करंट के झटके लगने लगे। दादाजी के ऊपर कोई अजीब सा दिखने वाला जानवर चढ़ रहा था, जिसे देखकर मैं काफी डर गया था। मैंने पापा को कई बार जगाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे बेहोश पड़े थे। मैंने तुरंत ही पास रखा एक डंडा उठाया और उस ओर दौड़ा। मगर अजीब बात है, मेरे पहुंचते पहुंचते वो न जाने कहां हवा में गायब हो गया। अजीब बात है, क्या था वो और कहां गायब हो गया? मैं हर तरफ देख रहा था कि तभी
मुझे अपने ठीक पीछे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज महसूस हुई। मैंने पीछे पलटकर देखा। मैं बता नहीं सकता पीछे का नजारा देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, क्योंकि दादाजी मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे, मगर वो मेरे दादाजी नहीं लग रहे थे। ये आपको क्या हो गया दादाजी? उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस किसी जानवर की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं जमीन पर गिर गया और वो नुकीले पंजे मेरे सीने में चुभाने लगे। मुझे वो किसी शैतान जैसे लग रहे थे। मैं दर्द से कराहकर जोर से चीखा, पापा बचाओ! तभी पापा ने पीछे से आकर फावड़े से एक जोरदार वार दादाजी की गर्दन पर किया। दादाजी का सिर कटकर एक ओर लुढ़क गया और देखते ही देखते उनके शरीर से निकला एक काला धुआं मेरे अंदर समा गया। ये क्या था पापा? वो धुएं जैसी चीज मेरे अंदर चली गई। पापा डरकर हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। रात के ही समय पंडित जी घर पर आए थे। मम्मी और पापा बेहद डरे हुए मुझे देख रहे थे। पंडित जी मुझे देख रहे थे। फिर वो कुछ देर मेरी आंखों में देखने के बाद बोले, आपके पुश्तैनी घर में रहने वाले नर्राह प्रेत ने अपना नया वारिस चुन लिया है। अब तक वो आपके बाबूजी के भीतर था, इसलिए मैंने उसे उनके कमरे में ही बांध दिया था। मगर उनके बाद न जाने वो कैसे छूटकर बाहर आ गया, जबकि वो कमरा पूरी तरह बंद है। मम्मी पापा हैरान थे। किसी को इसका जवाब नहीं पता था सिवाय मेरे, क्योंकि उस घर की खिड़की मैं ही खोलकर आया था। पापा ने डरते हुए पंडित जी से पूछा, इसका उपाय क्या है पंडित जी? फिलहाल तो आपके बाबूजी का अंतिम संस्कार इसी समय करना होगा। और रही बात आपके बच्चे की, तो मैं इसे एक माला देता हूं, जो इसे लगातार 12 साल धारण करना होगा। और जिस दिन आपके बाबूजी की पुण्यतिथि होगी, इसे उसी कमरे में बांध कर रखना होगा जहां आपके बाबूजी रहते थे, हर साल। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मेरे गले में एक माला डाली। मैं बेहद डरा हुआ था। फिर मैंने घबराकर पूछा, ये नर्राह प्रेत क्या होता है पंडित जी? नर्राह प्रेत झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली माल्टो और सौरिया जनजाति से निकले हुए प्रेत हैं, जो हमारे इलाकों में भी अक्सर आ जाते हैं। जानवरों जैसी दिखने वाली ये दुरात्मा बहुत ही जिद्दी होती है। अगर एक बार इसने घर में प्रवेश कर लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वैसे तो ये किसी का नुकसान नहीं करती, सिर्फ मरे हुए मुर्दे खाती हैं। मगर जिस घर में रहती है, जमीन में गड्ढा करके रहती है। वही नर्राह प्रेत तुम्हारे दादाजी के पुराने घर में था, जिसने अब तुम्हारी सवारी कर ली है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
इसीलिए मैं उस घर में किसी को भी नहीं जाने देता था। और जब मुझे जाना होता था तो मैं वो माला पहन कर जाता था, जिससे नर्रा मुझ पर हावी ना हो सके। पर सब किए कराए पर पानी फिर गया। मैं और मम्मी पापा मायूस थे, मगर अब 12 साल के पहले उस दुरात्मा को मेरे शरीर से निकालना नामुमकिन था। चंदन की सुनाई आप बीती ने पीटर, सरोज और जसपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ओए वीरे, तो क्या वो नर्राह प्रेत अभी भी तेरे अंदर है? हाँ, और दादाजी की हर पुण्यतिथि को बाहर निकलता है। इसलिए उस दिन मुझे दादाजी के उसी कमरे में बांध कर रखा जाता है। इतना बोलते ही चंदन की आंख अजीब तरह से चमक जाती है।